हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 100 सवाल बेमिसाल के 7वें एपिसोड में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको कुछ समय का टाइमिंग मिलेगा जिसमें आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में देना है। सो क्या आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं? आज का सेशन भी काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। तो अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देखते हैं तो ढेर सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जाता है। अब क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कई सारी प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि वे प्रकाश की चाल से चलती हैं। वे जो होती हैं उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ ये अनुदैर्ध्य तरीके की नहीं होती, अनुप्रस्थ तरीके की होती हैं। क्योंकि जैसे आप सभी को पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में इसका जो एक सबसे परफेक्ट और पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है प्रकाश तरंगे। और प्रकाश तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो इसकी प्रकृति एक तरह से कैसी हो गई? यदि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं तो इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होंगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस अकॉर्डिंग ए आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि भाई प्रकाश तरंगे ही तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं तो प्रकाश तरंग अगर अनुप्रस्थ प्रकृति का है तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा आपके स्क्रीन पे दिया जाए बच्चों। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब म्यूजिक के साथ दूसरे क्वेश्चन की एंट्री होती है और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गामा किरण किसकी तरह होती हैं? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। अल्फा किरणों की तरफ, बीटा किरणों की तरफ, कैथोड किरणों की तरह या एक्स किरणों की तरह। राइट आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चों में से किसका राइट आंसर आता है। चलिए फटाफट से। यहां पे देखने पे लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है। आपको मैंने बच्चों एक ट्रिक बताया था, रामी लुक्सी। और ये ट्रिक किसके लिए था? विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए। इसमें जितनी भी तरंगे होंगी, चाहे वो रेडियो हो, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो गामा किरणें किसकी तरह होती है? तो एक्स किरणों की तरह होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। तो एक ही टाइप की होती है। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को जब अपन क्या कर दें? समांतर क्रम में जोड़ दें तो इस स्थिति में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 2C, C/2 और 1/2C। जल्दी से राइट आंसर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बता रखा है कि जब भी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और बड़े ही आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बच्चों, वेरी गुड। एकदम सभी बच्चों का राइट आंसर है। समांतर क्रम संयोजन में जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। यदि दो संधारित्र क्या हो? समांतर क्रम में हो, तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। जब ये यूज करते हैं और प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान है जो कि C है, तो इसलिए C1 की जगह पे भी C और C2 की जगह पे भी C। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी समांतर क्रम में जोड़ने पर? 2C। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? तीसरा प्रश्न समझ आया अच्छे से? ओके, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब ओके, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिख रहा है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहां पे लिख देंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जल्दी से राइट आंसर देंगे। यांत्रिक तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें या इनमें से कोई नहीं है पूछ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को
विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने की एक ट्रिक मैंने बताई थी, रामी लुक्सी। शॉर्ट वीडियो अगर आप मेरी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा रामी लुक्सी के बारे में। तो यहाँ पे एक्स किरणें और गामा किरणें, ये दोनों क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है? तो एक्स किरणें गामा किरणें हैं। कौन नहीं है? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सर, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों को आप यांत्रिक तरंगे कह सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक और टाइप का क्वेश्चन पिछले सेशन में यानी कि एपिसोड 6 में हमने डिस्कस कराया था। अगर एपिसोड 6 आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन को देखते के साथ आप उड़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। और 2 प्रकार में अगर अपन बात करें तो सबसे पहला प्रकार होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च विभव को निम्न विभव में बदल देता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ये क्या करता है? ये निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का काम करता है। सो ये पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती हैं। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीरीज है ये, जिसमें हम 100 सवाल आपके लिए ला रहे हैं जो बेमिसाल होंगे, और इन 100 सवालों को अच्छे तरीके से तैयार करके इसकी प्लेलिस्ट को अपने पास सेव करके समय समय पर इसका रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ओके, सभी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासतौर पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। तो उम्मीद है बच्चों कि अभी तक आंसर आ चुका होगा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हम कह सकते हैं। ठीक है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणों को अपन इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि बीटा किरणें भी ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। अगला क्वेश्चन पढ़िए। डेल्टा किसी जगह का यदि नमन कोण है, यहां पे नति कोण भी लिख दिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि नमन कोण को ही हम नति कोण भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में tan अल्फा का या tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा? BV बटा BH, BH बटा BV, BV इंटू BH और BV बटे BH का होल स्क्वायर। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे एक साथ फटाफट से आंसर करें सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, शानदार बच्चों, वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो देखिए मैंने आपको बताया था एक चीज कि tan थीटा बराबर, नमन कोण के रिस्पेक्ट में tan का व्यंजक बताया था, tan थीटा बराबर होता है BV बटा BH, यानी कि क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और बटे में चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। V मतलब होता है वर्टिकल, H मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पे नमन कोण थीटा का मान कितना दिया गया है? डेल्टा। सो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा? tan डेल्टा बराबर वही हो जाएगा BV बटा BH। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन आपके बोर्ड्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कमाल का है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे फटाफट से। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहारिक लेंस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा? जैसे बच्चों मेरे आंख में निकट दृष्टि दोष है, क्यों? क्योंकि मैं दूर का चीज साफ तरीके से नहीं देख पाता। अगर चश्मा निकाल दूं तो दूर की चीजें मुझे साफ नहीं दिखती। तो ऐसा मनुष्य जिसको निकट की चीजें तो बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसकी आंख में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और उसके जो चश्मे में यानी पांडे सर के चश्मे में जो लेंस प्रयोग किया गया होगा, उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
वो क्या किया गया होगा, वो किया गया होगा अवतल लेंस। और इसकी ट्रिक भी है याद करने की, नाडू। नाडू, नाडू मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और डी मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यू मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट बच्चों, तो हमारे आंख में कौन सा दृष्टि दोष है? निकट। आप देख सकते हैं, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अगेन नहीं है के बारे में बात किया जा रहा है। सो आप सभी स्टूडेंट्स को यह बताना है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। फटाफट से। प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंगे। प्रकाश तो है भाई, ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूं आपको कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एक्स किरणें ये भी होती हैं, अवरक्त यानी इंफ्रारेज ये भी होती हैं। तो बचा कौन सा? ध्वनि। और ध्वनि को आपको पता होगा कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे निर्वात में भी चल सकते हैं और माध्यम में भी चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए माध्यम जरूरी है। और जिसके लिए माध्यम जरूरी होगा चलने के लिए, वो कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए मुन्ना अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का घनत्व लगभग होता है कितना? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे चमक रहे होंगे, बताइए फटाफट से। नाभिक का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व कितना होता है? डेंसिटी कितना होता है नाभिक का? सो इसको बस याद रख लीजिएगा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है सिर्फ। तो वो होता है 2.29 गुणे 10 की घात 17, ये 17 है बच्चा। और घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? डेंसिटी डी बराबर होता है m बाई वी, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। और खत्म हो चुका है आपका ये सीरीज। इस सीरीज में 7वां एपिसोड का टोटल क्वेश्चन खत्म हो चुका। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 10 प्रश्न में से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगा और 10 में से कितने नंबर आपके आए। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल से बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, सो यूट्यूब पे तो तैयारी आपकी कराई ही जा रही है, साथ में अगर आप यूपी बोर्ड की बेहतरीन क्लासेस चाहिए अगर आपको, और बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 सर्च करना है। गूगल पे चले जाइए या फिर आप जो है वो इसका ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें ऑल कोर्सेज दिखेगा, इस पर फटाफट से क्लिक कर दीजिए। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर दीजिए, CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक कर दीजिए और साइंस इन हिंदी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने पर वरदान बैच आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे, रिमूव करके यहाँ पे Y765 कोड अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे प्राइजेस तेजी से फॉल हो जाएंगे और 3319 में पूरा बैच मिल जाएगा, जिसपे आपकी क्लास 12 और CUET दोनों की तैयारी आपको मिल जाएगी। सो उम्मीद है बच्चों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजा आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अपन के चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट खोजिए और स्टार्टिंग से पार्ट 1 से पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक देख जाइए। ये 10 पार्ट तक कंप्लीट होगा और ये सीरीज बोर्ड्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। राइट बच्चों? राइट सर। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।